हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 15 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है वो GS3 की बनेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट की। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखो गाइस, क्या होते हैं, जो कुछ कपल्स हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते, तो वो प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अभी क्या है, देखा जाता है कि इंडिया में नियरली 10 to 15% कपल्स ऐसे हैं जो फेस करते हैं इनफर्टिलिटी। ठीक है, अब जो इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से क्या होते हैं, जो कपल्स होते हैं जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते, वो इन टेक्नोलॉजी की वजह से क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को अचीव कर सकते हैं। अब ये किन के लिए, किन लोगों के लिए है कि जो इन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, उन लोगों के लिए जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते, या फिर वो वुमेन्स जो प्रेगनेंसी को पूरे टर्म तक कैरी नहीं कर पाती, या ऐसे लोग जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, या फिर ऐसे पार्टनर्स जिनके पार्टनर्स को दिक्कत है, जैसे उनका स्पर्म काउंट कम है, तो इस वजह से क्या है, उन लोग जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब देखो, दो तरह की होती है मेनली ART, एक तो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक होता है IVF, जिसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से क्या है, वो प्रेगनेंसी अचीव कर सकते हैं। अब जरा देखते हैं, तो क्या सबसे पहले क्या है, कोई भी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने से पहले क्या होता है, कैबिनेट उसे अप्रूव करती है। तो कैबिनेट ने इस बिल को अप्रूव कर दिया था फरवरी 2020 में। देखो, इसका एम यही है कि जो भी इंस्टीट्यूशंस या जो भी क्लिनिक्स हैं जो ये टेक्नोलॉजीज़ को ऑपरेट करते हैं, उन्हें क्या किया जाए, मॉनिटर किया जाए। ठीक है, इसका एम क्या है, टू मॉनिटर मेडिकल प्रोसीजर्स यूज टू असिस्ट पीपल टू अचीव प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, उन ART क्लिनिक्स को रेगुलेट करेंगे, बैंक्स को रेगुलेट करेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, इस टेक्नोलॉजीज़ का मिसयूज़ ना होना चाहिए। ये जो टेक्नोलॉजी है वो सेफ मैनर में ऑपरेट की जाए और एथिकल प्रैक्टिस बनी रहे ART सर्विसेज की। इससे बिल क्या होएगा, इसका बिल लाने का हमारा मेन एम यही है कि हम क्या कर सकें, अफेक्टेड वुमेन और चिल्ड्रन को एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि इंडिया क्या है, एक वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ है ART सेंटर्स में। अब बिल के क्या की प्रोविज़न है, देखो सबसे पहले क्या होएगा, एक नेशनल बोर्ड रखा जाएगा, नेशनल बोर्ड को सेटअप किया जाएगा। उसका काम क्या होएगा कि जो भी ये टेक्नोलॉजीज़ को ऑपरेट करते हैं, उन क्लिनिक्स को क्या किया जाएगा, उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाएगा कि आपको मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं, ये आपको क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करके रखने होंगे। ठीक है, फिर हर एक चीज़ का एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेटअप किया जाएगा। दैट इज़ उस क्लिनिक का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, लेबोरेटरीज कैसी होनी चाहिए, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट कैसे होनी चाहिए, या फिर वहाँ पे जो मैन पावर है वो एक्सपर्ट कितनी होनी चाहिए, इन सब का क्या है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स को रखा जाएगा। ठीक है, एक नेशनल रजिस्ट्री और एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी होएगी, जो क्या करेगी, नेशनल बोर्ड को क्या करेगी, असिस्ट करेगी। ठीक है, हर एक स्टेट और हर एक इंस्टीट्यूट यूनियन टेरिटरी है, वो क्या करेगी, स्टेट बोर्ड्स और स्टेट अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, जो क्या करेगी, वो वही पॉलिसीज़ और वही प्लान्स को फॉलो करेंगी जो नेशनल बोर्ड में होंगी। ठीक है, अब इससे क्या होएगा, जो भी ART टेक्नोलॉजीज़ जो भी कपल यूज़ करता है, सबसे पहले क्या है, उनकी जो प्राइवेसी है, उनकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उन्हें मेंटेन करके रखना है, और जो भी चाइल्ड है उसके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो ART बिल है वो लोकसभा में क्यों इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, क्या उसके प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़ पे। India will be self-reliant in the production of fertilizers by 2023, यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। तो गाइस ये जो न्यूज़ है ये भी GS3 के अंडर कवर होगी। इकोनॉमी का जो एग्रीकल्चर का पोर्शन होता है, एग्रीकल्चर का जो पार्ट है, उसमें ये कवर होगी। तो गाइस हमारे जो मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स हैं, उन्होंने अभी बोला है कि 2023 तक हम इंडिया को फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बना लेंगे, सेल्फ रिलायंट बना लेंगे। ठीक है, अभी करंटली देखा जाए कि जो हमारी इंडिया की जो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन है वो कितनी है, 42 to 45 मिलियन टन है, और हम इंपोर्ट कितना करते हैं बाहर से, हम इसके अलावा कितना मंगवाते हैं, 18 मिलियन टन मंगवाते हैं। देखो, प्राइमरी जो हमारी इंडिया में फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो सोइल में हम मेनली यूज़ करते हैं, वो नाइट्रोजीनियस होता है, मतलब कि देखो आपको पता होगा कि NPK होता है, इनकी जो प्रॉपर मतलब रेशो होती है, बोला जाता है कि 4:2:1 यूज़ करना चाहता है। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर आपने इंडिया का सोइल सेक्शन पढ़ा है, तो जो हमारी सोइल है, मैक्सिमम सोइल्स में हमारा जो मतलब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, इसलिए इंडिया में क्या है, जो नाइट्रोजन की मात्रा है उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी जो फर्टिलाइजर्स हमारे इंडिया में यूज़ होता है वो कौन कौन से होता है, एक तो नाइट्रोजीनियस होता है, दैट इज़ इसको हम बोलते हैं यूरिया बोलते हैं, एक होता है फॉस्फेट जिसे हम डाई अमोनियम फॉस्फेट भी बोलते हैं, और एक होता है हमारा पोटैश। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटैश फर्टिलाइजर भी बोलते हैं। इंडिया का रैंक सेकंड है अगर हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन में देखा जाए, और थर्ड रैंक है इन फॉस्फेटिक
फर्टिलाइज़र। रहा अगर पोटैश की ज़रूरत, क्योंकि पोटैश हमारे कम मात्रा में यूज़ हो जाता है, वो हम मेनली क्या करते हैं, इंपोर्ट ही में करवाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में भी जो पोटैश का है वो लिमिटेड रिजर्व है। इंडिया कहीं ना कहीं क्या क्या इश्यूज़ हैं जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हमारी फर्टिलाइज़र की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो क्या क्या फेस कर रही है। सबसे पहले क्या है, जो हमारी जो प्राइजेज़ हैं वो फिक्स किए गए हैं बिलो द प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब कि अगर नाइट्रोजन 10 रुपये में पर किलो अगर प्रोड्यूस हो रही है तो जो इसकी मतलब कि बेचने की कॉस्ट है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ₹10। ठीक है, तो इस वजह से क्या है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं लॉस में जाती है। दूसरी बात क्या है, आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को क्या देती है, सब्सिडी भी देती है यूरिया पे, जिस वजह से क्या होता है, जो फैक्ट्रीज़ हैं मतलब कि या फिर जो ये जो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनको क्या है डिले हो रही है उनके रिलीजिंग सब्सिडी। ठीक है, डिले होना है इन रिलीजिंग सब्सिडी। ठीक है, अब स्टेप्स क्या लिए गए हैं ताकि हम फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाए और इनको एफिशिएंट मैनर में यूज़ किया जाए। सबसे पहले क्या किया है, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के अंदर किया न्यू फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया गया, जिसमें क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट 40,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करेगी ताकि हम इंपोर्ट से जो डिपेंडेंस है वो क्या कर सके, कम कर सके। दूसरा क्या स्टार्ट किया, ये आपको पता ही होगा, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम स्टार्ट करी है। इससे क्या होएगा, जो सोइल की पूरी जानकारी होएगी, पूरी जांच होएगी, उससे पता चलेगा कि आपकी सोइल को कितने अमाउंट में कितना फर्टिलाइजर्स यूज़ करना होगा। इससे क्या है कि आप फर्टिलाइज़र को कम से कम यूज़ कर पाएंगे, इररेलेवेंट या अननेसेसरी यूज़ नहीं कर पाएंगे। तीसरा क्या है, फर्टिलाइजर सब्सिडी में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से क्या आएगा, जो डिले हुआ है, जो भी हमने पढ़ा है कि डिले करती है सब्सिडीज़ को रिलीज़ करने में, वो नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में यही होगा कि जो फार्मर है वो शॉपकीपर से डायरेक्ट 10 रुपीज़ पर किलो में खरीद लेगा। बाकी अगर उसने सब्सिडी दी है 8 रुपये की, तो जो 8 रुपये हैं वो डायरेक्टली क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, फार्मर के बैंक अकाउंट में भेज देगी। फोर्थ क्या है, ऑर्गेनिक और नैनो फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होगा। प्रोडक्शन इससे क्या आएगा, जो मेनली क्या आएगा, जो ऑर्गेनिक और नैनो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पहली बात है 25 to 30% चीपर होते हैं, और दूसरा जो इनकी ईल्ड है वो भी अच्छी होती है, 18 to 35% जो इनकी ईल्ड होती है वो ज़्यादा होती है, और ये जो हमारी सोइल है उसको एक अच्छी हेल्थ में रखते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आई गया होगा आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए अब हमने पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। 3 bills aimed at transforming of एग्रीकल्चर एंड रेजिंग फार्मर्स इनकम इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। देखो अभी क्या है, लोकसभा में 3 बिल को मतलब कि इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो फार्मर्स की इनकम है उनको बढ़ा सकें और जो एग्रीकल्चर है उसे ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो गाइज ये अगेन क्या है, GS3 में एग्रीकल्चर पार्ट से आएगा इकोनॉमी के अंडर। ठीक है, देखो इस बिल का एम यही है कि जो पहले क्या है, जून 2020 में ऑर्डिनेंस प्रोमुलगेट हुआ था, तो अगर ये जो बिल्स हैं वो पास हो गए तो ये क्या करेगा, उस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर देगा। ये अंडर आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर इस ऑर्डिनेंस को प्रोमुलगेट किया गया था। इससे क्या होएगा, जो भी लोग या जो भी फार्मर्स हैं जो एग्रीकल्चर या उसके जैसे एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, उनकी जो कैपेसिटीज़ हैं उन्हें बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम तीनों बिल्स का। सबसे पहले क्या है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। देखो इसका एम क्या है कि जो भी एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस होता है, फार्मर का जो प्रोड्यूस है, फार्मर क्या कर सकता है, APMC की जो मार्केट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसके अलावा क्या है अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर सकता है। आपने सबने सुना ही होगा ई-नाम को। ई-नाम क्या करता है, मेनली जो APMC होता है उसका जो रोल है उसे ख़त्म कर देता है। तो इससे क्या होएगा, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है आउटसाइड द APMC, वहाँ पे भी जो फार्मर्स है वो मार्केट कर सकता है, और जो बैरियर्स होते हैं, इंटरस्टेट बैरियर्स हैं, उसको भी रिमूव कर सकता है। दूसरी बात क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को भी प्रपोज किया है, जिससे क्या होएगा, मतलब कि फार्मर को क्या है अपनी प्रोड्यूस का अच्छा प्राइस मिल सकता है। ठीक है, वो उसको घाटे में नहीं बेचना होगा, और क्या है, इनकम क्या है फार्मर की इनडायरेक्टली क्या बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। देखो इसका एम यही है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसको ईजी करेंगे। अब किस तरह से करेंगे, इसमें क्या देखो आपको पता ही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है, जो प्राइवेट बायर है वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है फार्मर से कि ठीक है, मैं आपका इतने प्राइस में क्या करूँगा, आपकी क्रॉप को परचेज करूँगा एट द बिगिनिंग ऑफ सीजन। तो गाइज ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि UPSC हमेशा ये पूछ लेता है
कि बिगिनिंग ऑफ द सेशन या पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राइवेट बायर है वो फार्मर से जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो बिगिनिंग में ही कर लेता है। इससे क्या होता है, जो भी अनप्रडिक्टेबिलिटी होती है मार्केट की, मतलब कि अगर बारिश आ गई ज़्यादा या फिर सूखा पड़ गया या कुछ भी ऐसा अनप्रडिक्टेबल इवेंट हो गया, तो जो भी रिस्क होता है वो फार्मर से किस पर चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है कॉर्पोरेट सेंसर से। इससे क्या होएगा, जो फार्मर है वो एम्पावर होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज होगा ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, प्रोसेसर्स के साथ, होलसेलर्स के साथ, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड एक मिलेगा विदाउट एनी फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होएगा, जो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग है वो भी रिड्यूस होएगी और जो इनकम की, जो फार्मर्स की जो इनकम है वो भी इम्प्रूव होगी। थर्ड बिल क्या है, असेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। देखो इसके अंडर क्या किया है, कुछ जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं जैसे सीरियल्स होगी, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अनियंस, पोटैटोज, इनको डीरेगुलेट कर दिया है। इससे क्या होएगा कि हम क्या कर सकते हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है या फिर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट होएंगी इन कमोडिटीज़ में। इससे वजह से क्या होएगा, जो फूड सप्लाई चेन है उनका मॉडर्नाइजेशन होगा। इससे क्या होएगा, ऑफ कोर्स जो फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों को हेल्प मिलेगी और इससे क्या होएगा, हमें अच्छा प्राइस मिलेगा। ऑफ कोर्स जो फार्मर है उसे अपनी प्रोड्यूस का अच्छा प्राइस मिलेगा। तो गाइस तीनों के तीनों बिल्स में एम यही है कि हम क्या करेंगे, जो फार्मर की इनकम को बढ़ाना है, ठीक है, उसकी प्रोड्यूस का उसको अच्छा प्राइस दिलवाना है, ठीक है। तो गाइस यही था इस न्यूज़ में। आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ में। एक सेकेंड। बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। तो गाइस ये अगेन क्या है, GS3 से इकोनॉमी के अंडर है। अभी क्या है, बिल क्या करेगा, देखो ये भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है। देखो गाइस क्या है, जब कोरोना आया तो काफ़ी जो है ऑर्डिनेंस को पास किया गया। अब आपको पता ही होगा, जब भी ऑर्डिनेंस पास होता है तो उसके बाद क्या है, उसे लोकसभा मतलब कि पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है विद इन 6 वीक्स, ठीक है। और अगर मतलब कि हॉलीडे हो तो 6 वीक्स प्लस मतलब 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स में क्या है, ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से क्या करना पड़ता है, पास कराना पड़ता है, नहीं तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाता है, नल एंड वॉइड हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। तो अभी क्या है, इस बिल से क्या होएगा, अगर ये जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है अगर ये पास हो जाता है तो जो बैंकिंग रेगुलेशन ऑर्डिनेंस 2020 में प्रोमुलगेट हुआ था वो उसे क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। देखो इस ऑर्डिनेंस की वजह से क्या हुआ, जो नियर अबाउट 1400 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थे और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो सीधा क्या आ गए, RBI की सुपरविज़न में आ गए। अब किस तरह से आएंगे, देखो अगर वो RBI के सुपरविज़न में आ गए, देखो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उन्हें अभी डुअली कंट्रोल किया जाता है। डुअली कंट्रोल किन किन के द्वारा, एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, तो देखो हम पढ़ लेते हैं। इसमें अभी क्या है, जो करंटली जो था वो उसको जो RBI भी रेगुलेट करता है और साथ में रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी रेगुलेट करता है। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद क्या है, RBI को क्या दिया, पावर ज़्यादा दी है। इस वजह से क्या होएगा, जो भी लेंडर्स हैं आप उनको उन पे मॉनिटर कर सकते हो। मतलब क्या है, उन कोऑपरेटिव बैंक से बहुत लोगों ने उधार लिया हुआ है, उनको आप क्या है, उनको आप मॉनिटर कर सकते हो, ठीक है। डिपॉजिटर, अब यार जो कोऑपरेटिव बैंक में जो डिपॉजिट कर रहे हैं, अगर उन्हें पता लगेगा कि यार ये जो बैंक है ये तो मतलब कि इंसॉल्वेंट होने वाला, तो डिपॉजिटर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होगा। तो अगर आप RBI इसको सुपरवाइज करेगा तो जो हम क्या करेंगे, जो डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस है उसे बनाए रखेंगे। और अभी आपको पता है जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक का जो फ्रॉड होने वाला था उसे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फिफ्थ लास्ट क्या है, हम क्या कर सकेंगे, जो डिपॉजिट होल्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि अगर पेंडेमिक में क्या है, जैसे अगर पेंडेमिक के दौरान अगर ऐसे कोई बैंक रप्चर हो जाता है तो सोचो आप कितना ज़्यादा जो डिपॉजिटर्स हैं उन पे भी कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब इस बिल के क्या फीचर्स हैं, देखो इस फीचर यही है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं वो डायरेक्टली सुपरविजन में किसके, RBI के अंडर आ जाएंगे। करंटली क्या है, मैंने आपको बता दिया, इसको डुअल कंट्रोल किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा भी और साथ में RBI के द्वारा भी, ठीक है। इससे क्या आएगा, जो RBI है वो क्या कर सकता है, जो भी बैंक है जो स्ट्रेस फेस कर रहा है उसे क्या कर सकता है, उसे उसको रिजोल्व कर सकता है विदाउट पुटिंग बैंक्स अंडर अ मोरेटोरियम। देखो इस मोरेटोरियम क्या होता है कि आपने टेम्परेरी उसकी एक्टिविटीज़ पे क्या कर देना, बैन कर देना, ठीक है। तो अभी क्या होता था, पहले अगर RBI को किसी बैंक का जो स्ट्रेस है उसे रिजोल्व करना होता था तो वो पहले क्या करता था, उसकी एक्टिविटीज़ को टेम्परेरी बैन कर देता था। लेकिन इससे क्या होएगा, अभी क्या है, RBI क्या करेगा, टेम्परेरी उसे बैन नहीं करेगा,
इवन क्या है तो उसको कंटिन्यू रखेगा और साथ में उस बैंक को स्ट्रेस से रिजॉल्व भी करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पहले क्या करता था, आरबीआई क्या करता था, पहले बैंक को मोरेटोरियम में रखता था, उसके बाद उस बैंक को क्या करता था, रिवाइव करता था। ठीक है, और जब कोई भी बैंक मोरेटोरियम में होता है तो बैंक किसी भी को भी ना ही लोन दे सकता है और ना ही वो खुद कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंशियल एंटिटीज होती है, ये कोऑपरेटिव बेसिस पे एस्टेब्लिश हो जाती हैं, जो इसके मेंबर्स होते हैं वही इसके ओनर्स भी होते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये भी समझ में आई हो। चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे, एक सेकेंड। passes National Commission for Homeopathy Bill एंड नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल। तो गाइज अभी क्या है, पार्लियामेंट ने ये दोनों बिल्स पास कर दिए हैं। तो गाइज ये अगेन क्या है, GS3 के अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोर्शन में आएगा। ठीक है, देखो बिल ने क्या प्रपोज किया है कि कैसा मेडिकल का कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, सो दैट क्या है कि हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल्स बने रहें बोथ कहाँ पे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में भी और साथ में जो इंडिया के जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वहाँ पे। ठीक है, इंडिया में आपको पता है 6 मेडिसिन है, 6 सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो गाइज आपको पता है आयुष से क्या होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा, एच से होता है होम्योपैथी, बाकी जो 6th है वो नेचुरोपैथी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ जरा देखते हैं अब दोनों बिल्स में। देखो गाइज दोनों बिल्स में एम दोनों का सेम है। जो नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल है इसमें हम क्या करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। ये क्या करेगा, जितने भी एजुकेशन इस रिलेटेड, होम्योपैथिक की एजुकेशन से रिलेटेड या मेडिकल प्रोफेशन या जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ होम्योपैथी हैं उन्हें रेगुलेट करेगा, उन्हें डेवलप करेगा। सिंपल क्या है, जो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल है उसमें भी क्या करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम मेडिसिन। वो भी क्या करेगा कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो भी एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, मेडिकल प्रोफेशन और मेडिकल इंस्टीट्यूशन उन्हें क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, 3 ऑटोनोमस बोर्ड्स को हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, होम्योपैथी एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड, बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स को सेटअप करेंगे, बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा, बोर्ड ऑफ यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिक्पा, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। देखो इसमें क्या होएगा, एक एडवाइजरी काउंसिल होएगी होम्योपैथिक की। उससे क्या होएगा कि जो भी स्टेट्स या जो भी यूनियन टेरेटरीज अपने जो व्यूज़ रखने चाहती है इस नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी को, वो इस बॉडी के थ्रू क्या कर सकती है, रख सकती है। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, एडवाइजरी काउंसिल होगी इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसमें भी क्या होगा, जो स्टेट्स और जो यूटीज़ हैं जो अपने व्यूज़ रखने चाहते हैं वो इस बॉडी के थ्रू रख सकते हैं। देखो इसमें भी कहेगा नीट टेस्ट, आपको पता ही नीट टेस्ट होता है। अगर आपको मेडिकल एजुकेशन करनी है, उसमें अगर डिग्री लेनी है, MBBS करनी है, तो आपको क्या करना होता है, नीट टेस्ट पास करना होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ता है अगर आपको एडमिशन लेना। और उसके बाद अगर आपने जब डॉक्टरी पूरी कर ली है और अगर आपको आप अपने लाइसेंस लेना, डॉक्टर बनना है, तो उसके बाद भी क्या है, आपको एक नेशनल एग्जिट टेस्ट क्या है, फाइनल स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, पास करना होता है। उसी के बाद क्या पड़ता है, उनको लाइसेंस मिलता है कि अब आप क्या प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी है कि आपको नीट टेस्ट देना पड़ेगा अगर आपको एडमिशन लेना। साथ में क्या, लेकिन अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन देनी है, जो आपको एज अ प्रोफेशन टीचर बनना चाहते हो, तो आपको नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, दैट इज़ द नेट टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो चलिए अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे हम चलते हैं। सेंटर अपोजिस प्ली सिकिंग रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। देखो गाइस अभी क्या है, दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी, उसमें ये बताया था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के अंडर क्या है, जो होमोसेक्सुअल मैरिजेज हैं, सेम सेक्स मैरिजेस को क्या कर देना चाहिए, रिकॉग्निशन करना चाहिए, लीगल मानना चाहिए। लेकिन सेंटर ने क्या कर दिया, इसे अपोज कर दिया। ये कह के कि ये पहली बात क्या है कि ये हमारी जो सोसाइटी और वैल्यूज़ क्या है इनको रिकॉग्नाइज नहीं करती सेम सेक्स मैरिजेस को। ठीक है, इसलिए क्या कर दिया, इसे अपोज कर दिया। जबकि 2018 में आपको पता है कि IPC अंडर सेक्शन 377 के अंडर क्या किया था कि जो होमोसेक्सुअल या जो सेम सेक्स के जो कपल्स होते हैं उन्हें क्या किया था कि अगर उनके अगेंस्ट कोई मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसे क्रिमिनलाइज करा था। ठीक है, तो यही इसमें बात है। आगे बढ़ते हैं। 10.4 मिलियन जॉबलेस माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्न होम पोस्ट लॉकडाउन। अभी क्या है, जो मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो 10.4 मिलियन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने घर पहुंच चुके हैं। ठीक है, कैसे पहुंचे हैं, अभी पहली बात क्या है, उन्होंने अपनी जॉब्स खो चुके हैं कोविड-19 लॉकडाउन के वक्त। नियरली अगर देखा जाए जो 71% जो माइग्रेंट्स हैं वो मेनली 4 स्टेट से हैं, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। इन्होंने ये भी बोला है कि अभी तक कोई पर्टिकुलर डाटा नहीं है कि कितने माइग्रेंट वर्कर्स ने अपनी जॉब्स खोई है या कितनी लाइव्स हैं उन लोगों ने खोई है ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन।
ठीक है। तो गाइस ऐसा होता है ना, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जॉब्स होती हैं उनका आपको डाटा पता चल जाता है, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज या जो इनफॉर्मल जॉब्स होती हैं उनका डाटा के ईजिली नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, तो गाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो योजना है वो माइनॉरिटी से रिलेटेड है और ये कोई नई योजना नहीं है, ये पुरानी है। 2018 में क्या हुआ था, मल्टी सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी स्कीम को रीनेम करके क्या किया था, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। देखो इसके अंडर क्या था, इसका एम यही था कि हम क्या कर सके, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उन्हें बेटर सोशियो और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें, बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। अबाउट क्या है, इसके अंडर भी जो फंड था उसमें ये था कि 33 to 40% रिसोर्सेज हमें मेनली क्या है, वुमेन पे यूज़ करना है, वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स को हमें क्या करना है, एलोकेट करना है। इसके अंडर क्या है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स या जो स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनके लैंड को आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस के लैंड जैसे सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, वक्फ लैंड होते हैं, ग्राम पंचायत, इनके लैंड भी हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वेरियस एजुकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मानक मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पायरेशन एंड नॉलेज, तो गाइस ये जो है 2017 में लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा, DST के द्वारा, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, किसके पार्टनरशिप के द्वारा, साल नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। तो ये जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है। देखो इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि हम क्या कर सकें, जो 1 मिलियन जो ओरिजिनल आइडियाज़ या इनोवेशंस है उन्हें टारगेट कर सकें, ताकि हम क्या कर सकें, उन आइडियाज़ को अपनी साइंस में यूज़ कर सकें, एप्लीकेशंस जो सोसाइटल एप्लीकेशन है उन्हें यूज़ कर सकें, और एक जो क्रिएटिविटी और जो इनोवेटिव थिंकिंग का जो कल्चर है उसे हम बूस्ट कर सकें अमंग स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, जो मेरिटोरियस आइडियाज़ होंगे, मतलब कि जो बहुत अच्छे आइडियाज़ होंगे उन्हें हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप आओ और आप शोकेस करो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल के एग्जीबिशन पे, और साथ में हम उन्हें अवार्ड भी करेंगे, कितना, 10,000 रुपीज़। ठीक है। निष्ठा, तो गाइज ये भी पुरानी न्यूज़ ही है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो गाइज ये पुरानी न्यूज़ जरूर है, लेकिन इसमें नया क्या है वो हम भी पढ़ेंगे। देखो ये इसमें निष्ठा में मेनली यही था कि हमें क्या करना है, जो स्कूल की क्वालिटी एजुकेशन को इंप्रूव करना है, और वो कैसे करेंगे, हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, इसमें मेनली टीचर्स की ट्रेनिंग है थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। इसमें हम मेनली क्या कर रहे थे, जो एलिमेंट्री स्टेज पे जो टीचर्स होते हैं या जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, हमें उन्हें ट्रेन करना था। अभी 2019-20 में देखा जाए तो नियरली 17 लाख स्कूल के हेड्स और टीचर्स को ट्रेन किया गया है। इसमें किस किस लेवल पे करते हैं, हम स्टेट लेवल पे भी करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, कस्टक लेवल पे, उन सबको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं इन लर्निंग आउटकम्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी। ठीक है, अब 2020-21 में क्या कर रहे हैं कि अभी डिसाइड करें कि जो निष्ठा है उसे लॉन्च किया जाए सेकेंडरी लेवल पे। ठीक है, अभी तक क्या था, एलिमेंट्री स्टेज पे, तो अभी किसकी बात चल रही है, सेकेंडरी लेवल पे, तो यही इस बात में न्यू है। ठीक है, फेज सेकेंड, टारगेट ओलंपियड पोडियम स्कीम TOPS। तो गाइस ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है किसका, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट का। ये क्या करता है, इंडिया के जो टॉप एथलीट्स हैं उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये 2014 में स्टार्ट हुआ था, ताकि हम क्या कर सकें, इंडिया की परफॉर्मेंस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। 2018 में इसे रिवैम्प किया गया था, मतलब कि कुछ इसमें सुधार किया गया था। जैसे इसमें टेक्निकल सपोर्ट्स टीम ऐड करती थी, जो क्या करती थी, जो इनके एथलीट्स हैं उन्हें मैनेज करती थी और इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती थी। अभी क्या कर रहा है, ये मेनली 94 एथलीट्स को सपोर्ट कर रहा है, जो टोक्यो 2021 में पार्ट लेंगे, पेरिस 2024 में और लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स में पार्ट लेने वाले। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे 15 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन कंप्लीट हो गई है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।